हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेईसीपीटी 2 2023 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और आज का पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है। तो व्हेन एस्बेस्टस इज हीटिंग बिलो 550 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम बात करते हैं एस्बेस्टस की, अगर उसको हम गर्म करते हैं 550 डिग्री सेल्सियस से कम पे हम टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, तो asbestos loses its plasticity, elasticity and strength and becomes brittle। तो वो बोल रहा है कि अगर 550 डिग्री सेंटीग्रेड से या सेल्सियस से हम उसके नीचे अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो उसके अपनी इलास्टिसिटी लूज करता है, स्ट्रेंथ लूज करता है और वो ब्रिटल बन जाता है। तो और अपनी स्टोर कर लेता है, यही प्रॉपर्टी को फिर से रीस्टोर कर लेता है अगर हम उसे कूल करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? आगे देखते हैं। चलो वहीं पे स्टेटमेंट बी की बात करें तो स्टेटमेंट बी में बोला है एस्बेस्टस मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड टुगेदर ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि एस्बेस्टस के जो मॉलिक्यूल्स है वो वन डायरेक्शन में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, वेयरएज परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर लेटरल बॉन्ड उनका एडजेसेंट मॉलिक्यूल से क्वाइट वीक होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी इज वेरी करेक्ट। अगर आप एस्बेस्टस के बारे में देखना चाहते हो ये बिल्कुल देखिए, ये एक नेचुरल मिनरल है। सबसे पहली बात, अगर हम एस्बेस्टस मिनरल की बात करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा एक नेचुरल मिनरल है। इसकी बात करें तो ये नेचुरल मिनरल है और ये इतना ही उम्दा प्रकार का मिनरल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब आप इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वेल वहीं पे लेटरल डायरेक्शन में बात करते हैं तो इसका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही यही हमें फाइबर्स के फॉर्म्स में मिलता है। तो ये हमें एक फाइबरस फॉर्म में मिलता है और ये एक तरीके का मिनरल है। ये क्या है? नेचुरल मिनरल है। किस किस का? सिलिकेट है ये, कैल्शियम का। तो ये एक सिलिकेट है। किस किस का? कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। तो ये हमें सिलिकेट देखने को मिलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट है ये। अगर इसकी बात करते हैं हम तो ये हमारा जो नेचुरल मिनरल है जो एस्बेस्टस है। वेल वहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट था कि 550 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर ये करे तो ये अपनी इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ब्रिटलनेस सबको सब उसकी लॉस हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा ये तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे हम एस्बेस्टस की बात करते हैं। एस्बेस्टस के बारे में अगर और चीज डिस्कस की जाए, एस्बेस्टस के बारे में डिस्कस किया जाए तो एस्बेस्टस की ये कहानी है कि बेसिकली ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी शो करता है, फायर रेजिस्टेंस भी शो करता है। बहुत अच्छा फायर रेजिस्टेंस भी शो करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा शो करता है। ये फायर रेजिस्टेंस भी शो करता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी शो करता है, फ्रिक्शन से भी रेजिस्टेंस शो करता है। तो इस और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से हम एयरप्लेन में भी इसको यूज करते हैं। इसकी बहुत ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से हम इसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। और जो हमारा ये इसकी एयरप्लेन लिख रही थी, ये हमारा लाइट वेट भी है और इसकी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। लाइट वेट है, कॉस्टली भी नहीं पड़ता, चीप है। ये हमारा जो मटेरियल है ये चीप है तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल भी है। तो एस्बेस्टस में बहुत ज्यादा ज्यादा खास बात है देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रूम बिल्डिंग इज शोन इन द फिगर। तो बिल्डिंग हमें टू रूम बिल्डिंग दिखी है, बोल रहा है कि क्वांटिटी निकालनी है, हमें क्वांटिटी निकालनी है किसकी? लाइम कंक्रीट फाउंडेशन की। तो यहाँ पे लाइम कंक्रीट का देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसकी विड्थ हमें दे रखी है। विड्थ की बात करें तो वो हमें दे रखा है 1.10 मीटर, 1.10 मीटर। वहीं पर अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें या फिर हाइट की बात करें, डेप्थ की दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? 0.30 मीटर लिख सकते हैं, 0.30 मीटर लिख सकते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहीं पे अगर हम देखा जाए तो अगर अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। तो लेंथ और विड्थ अगर हम निकाल लें, अगर लेंथ और विड्थ की बात की जाए तो हम सेंटर टू सेंटर मेथड से लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। क्या डायग्राम होता है, तो हम एक बेसिक वॉल ले लेते हैं, एक रूम ले लेते हैं, बेसिक ले लेते हैं। अगर रूम की बात करें तो कुछ अच्छे से ही बन गया है हमारा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारा 4x6 का एक बनेगा और एक हमारा बनेगा 6x6 का। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, बाय स्केल नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए सही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4x6 हो गया और एक हमारा 6x6 हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं, हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन रहेगी और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा जिगजैग हो गया है, लेकिन हाँ बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे जो डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली अगर डायमेंशन की बात की जाए
डायमेंशन कुछ इस तरीके से हमारी, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 4x6 के हिसाब से चल रहा है। मतलब क्या है कि ये विड्थ मेरी जो है, ये विड्थ जो है मेरी, ये मेरी 6 है, ये हमारी 4 है। ये आपको 4 देखने को मिलेगी। आपको पता है क्वेश्चन में देखोगे, आप क्वेश्चन में देखोगे तो बीच में जो वॉल का हमें लेंथ दे रखा है ये 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर इधर है, यहाँ ज्यादा बन गया है लेकिन ये भी 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर है। ये आपको 6 मीटर का देखने को मिलेगा क्योंकि ये 6x6 के हिसाब से, और ये हमारा फिर से 30 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं, अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ को देख लेते हैं सबसे पहले। अब सेंटर टू सेंटर, हमारा जो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल है, जो हमारी लॉन्ग वॉल डिस्टेंस है, अगर लॉन्ग वॉल डिस्टेंस की बात करें तो वो किस तरीके से होगा, इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो आपने देखा था यहाँ पर तो 0.3, देखो भाई वहां पे जो साइड में 0.3 उसका भी हाफ लेंगे और यहाँ पे जो 0.3 उसका भी हाफ लेंगे, तो 0.3 बन जाएगा। तो अभी डायग्राम में अगर फिर से देखें तो यहाँ पे देखो इस 0.3 का भी हाफ लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो 0.3 का इसका भी हाफ लेंगे और यहाँ का भी हाफ लेंगे, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा 0.3 बन जाएगा। और फिर 4 मीटर प्लस करेंगे, 6 मीटर प्लस करेंगे और उसके बाद हमारा 0.3 फिर से प्लस करेंगे जो मिडिल में आ रहा है। तो 0.3 प्लस 4 मीटर प्लस 0.3 प्लस 6 मीटर, और अब हमारा वो जो 0.3 हाफ बचता है वो हमने यही ले लिया है। तो अगर 4 प्लस 6 करना चाहे, 4 प्लस 6 करना चाहे तो हो जाएगा 10.6 मीटर मेरा यहाँ से आ रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे पास 2 वॉल है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, बेसिकली आपको कितना देखने को मिलेगा, 21.2 मीटर। ये तो आपकी लॉन्ग वॉल की हो गई। अगर वहीं पे शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल में आपको पता है 6 मीटर का चल रहा है, लेकिन 3 वॉल है, एक दोनों साइड में और एक बीच में। तो 6 मीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 मीटर। यहाँ पे हमें 18 मीटर मीटर देखने को मिले। अब टोटल लेंथ अगर मैं निकाल लूँ, टोटल लेंथ निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फटाफट से ऐड कर देंगे। तो 21.2 प्लस 2 18 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 39.2 मीटर। 39.2 मीटर ये तो मेरा लेंथ आ गया टोटल। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन लेंथ कितना अभी हमने निकाला, लेंथ निकाला हमने 39.2 मीटर। तो 39.2 मीटर लेंथ देखने को मिल रही है। ब्रेड्थ हमने देखी थी क्वेश्चन में 1.10 थी, 1.10 थी, और डेप्थ हमारी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर था। जैसे हम 0.3 कर लेंगे, कैलसी आपके पास होगा, कैलसी से आराम से सॉल्व करेंगे तो 12.936 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो 12.936 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि अर्थवर्क का क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा बस अगर हमें फॉर्मूला आता है या बेसिक हमें किस तरीके से सॉल्व करना वो आता है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 12.936 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है। कैलसी से आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कॉलम विद लेंथ, तो हमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, मतलब लेंथ बी दे रखा है, डेप्थ डी दे रखा है, और उसके कॉलम में जो इसेंट्रिसिटी लोड लग रहा है, बेसिकली इसेंट्रिक लोड लग रहा है पी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मूवमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा लोड लग रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसेंट्रिक डिस्टेंस का, ये हमारा मूवमेंट हो गया। वो डायरेक्शन वो बेसिकली पूछ रहा है कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम m की जगह लिख देते हैं p इंटू ई, वेल सिग्मा की जगह सिग्मा ही रखेंगे। इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें d/2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा b/d³/12। तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये मेरा सिग्मा क्या आएगा, p इंटू डी, p इंटू ई, और हमारा d/2 आ जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। और अगर हम नीचे बात करें तो ये हो जाएगा b/d³ और बाय 12। तो हम इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 हमारा ऊपर जाएगा। तो बेसिकली 6 ऊपर गया, p इंटू ई हुआ, d से ये वाला d कैंसिल हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो b/d², अगर आप आंसर देखना होगे तो ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा 6pe अपॉन bd²। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स
फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम अब हमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चर टेक्निक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओपीसी के कंपेयर में और सीमेंट को कंपेयर किया जा रहा है। तो पहला हमारा क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर बात की जाए जो कि जल्दी सेट हो जाता है। अब यहाँ से क्या पता चलता है, क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा कहाँ यूज करते हैं, हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग या अंडर वाटर जहाँ पर यूज करते हैं, हम अंडर वाटर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है। तो अब क्विक सेटिंग है, एक हमारे पास होता है जिप्सम। तो ये बोल रहा है कि हम जब क्विक सेटिंग सीमेंट बनाते हैं तो ऑर्डिनरी सीमेंट के कंपेयर में यहाँ पर जिप्सम का कंटेंट कम कर देते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिप्सम बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, हमारा फॉल सेटिंग, जल्दी सेटिंग कराता है। ये फॉल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और जब हम हाई टेम्परेचर क्लिंकर्स में इसको डालते हैं तो ये जो इसका 2H2O वाला वाटर है ये उड़ जाता है। फिर जब हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो ये पहले ये वाला वाटर रिगेन करता है, तो हमें लगता है कि सेटिंग हो गई, जो कि फॉल सेटिंग है। तो ये हमारी सेटिंग को इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं, लेकिन सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि फॉल सेटिंग हो गई, फिर हम उसमें फिर से और पानी डालेंगे तो वो फिर से अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो जिप्सम बेसिकली सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए आता है। लेकिन क्विक सेट, भाई मुझे जल्दी सेट कराना है, अंडर वाटर मुझे जल्दी सेट कराना है, तो जिप्सम का अमाउंट मैं कम कर दूंगी ऑर्डिनरी सीमेंट में जितना भी है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि और कोई स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, तो इससे हमें और आगे देखना पड़ेगा। इसका मतलब हो सकता है कि सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब लो हीट सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो लो हीट सीमेंट, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा हीट किसके वजह से निकलती है, C3A की वजह से निकलती है, और C3S की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलती है। और लो हीट किसमें होता है, C2S की वजह से। C2S में हमारा सबसे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलता है। इसमें लो होता है और इन दोनों में हाई होता है। तो अगर मैं बात करूं मुझे लो हीट सीमेंट बनाना है, तो मैं कहाँ यूज करूंगी, जहां पे मैं बहुत ज्यादा इस अमाउंट ऑफ सीमेंट को यूज कर रही हूँ। तो मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होना चाहिए, नहीं तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो लो हीट सीमेंट बेसिकली कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड, तो यूज्ड ऑफ रिड्यूस C2S कंटेंट को हम कम कर देते हैं, तो ये गलत है। लो हीट सीमेंट में हम C2S को कंटेंट को हम कम नहीं करते, इनफैक्ट हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लो हीट सीमेंट में हमारा C2S कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, तो वो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है। और ये वाला सीमेंट कहाँ यूज किया जाता है, जब हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा रिटेनिंग वॉल हो गई, अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें, या फिर हम डैम्स हो गए, तो डैम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये लो हीट सीमेंट यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं C2S किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, C2S की बात करते हैं अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होता है। तो बेसिकली अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो हमारी जल्दी स्ट्रेंथ, जो अर्ली हार्डनिंग स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ होती है हमारी, जो अर्ली स्ट्रेंथ हमें मिलती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो C3S की वजह से मिलता है। लेकिन C2S हमारा अल्टीमेट जो फाइनल स्टेज पे जाके हमें स्ट्रेंथ मिलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है रिड्यूस कर दे, तो टू गलत होते ही हमारा पहला सही था, टू गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हम देख लेते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है सीमेंट हमारा C3A का कंपेंट कर, जो हमारा जो C3 है, जो कंपोनेंट जो C3 है वो हमारा 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, 3 से 5% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो C3A प्रेजेंट होता है वो बेसिकली जो वाटर या फिर जो हमारे सॉइल में सल्फर का जो कुछ प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है उसके संग रिएक्ट करके वॉल्यूम चेंज करने वाले प्रोडक्ट्स बना लेता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारे स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है, इस वजह से वो 3 से 5% के बीच में ही वेराई करना चाहिए जब C3A की बात करते हैं। ये क्या है, हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन सी इज करेक्ट, और पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर। तो हमें ये डायग्राम दे रखा है, स्लोप की वैल्यू पूछी गई है इस वाले पे, जिस पे लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर। लेंथ की बात करें तो 5 मीटर की लेंथ है। डब्ल्यू की बात करते हैं, अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो वेराई कर रहा है 0 से लेके यहाँ पर हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर से चल रहा है। EI हमारी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है। तो अगर हम बात करते हैं स्लोप की, तो थीटा भी हमें दे रखा है WL³ अपॉन 24 EI, WL³ अपॉन 24 EI। तो W क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, L क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू EI। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलसी से भी कर लेंगे। तो बेसिकली अगर कैलसी से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104.16 EI, 104.16 EI। इससे क्या पता चलता है, हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि जितने भी हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड केसेस हैं, जिसमें हमारा यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, फिक्स्ड हो गया या सिंपली सपोर्टेड पे, तो ये सारे जो फॉर्मूले हमें एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन एक तो आना फिक्स ही होता है। या तो अगर हम CBT 1 दे रहे हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, अगर हमारे पास कैलसी है तो वो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर पूछ लिया जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और बस फॉर्मूले को डेली लिख के आप अपने सीट पे लगा लीजिए, तो आप डेली देखते रहोगे तो उसका एक आइडिया लग जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम रोडवे विड्थ इन माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। तो माउंटेनियस, सबसे पहले बात तो ये माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए पूछा गया है, जिसमें सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और सिंगल लेन विलेज रोड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर सिंगल लेन विलेज रोड की बात करें तो वो 4 मीटर के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मैच करा है। वेल सिंगल लोड डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 4.75 मीटर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो वो 5.75 मीटर होगा, तो ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए हमारा 4.75 मीटर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब 1 गलत है। 1 गलत होते ही हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर IS 456 2000, तो एज पर IS 456 2000 द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्वेरिंग द सीमेंट कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन, तो किस परसेंटेज से, किस pH वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए? तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि pH की वैल्यू अगर हमारे जो वाटर है जो हम यूज कर रहे हैं मिक्सिंग और क्वेरिंग के लिए, अगर वो 6 से कम हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। एसिडिक होते ही वो हमारे जो प्रोडक्ट है जो प्रेजेंट होता है जो सीमेंट में या फिर हमारे जो हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट के जितने मटेरियल उससे कंबाइन होकर वो क्या कर सकता है? उसकी स्ट्रेंथ को जो हमारा कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी को भी डिक्रीज कर सकता है। तो ये हमारे लिए सही नहीं है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। फेलियर के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा पीएच की वैल्यू है सीमेंट कंक्रीट के लिए वो 6 पीएच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप के बारे में बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑयल्स फ्रॉम डीप वेल एज इट कैन बिल्ड अप वेरी हाई प्रेशर। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, क्या वो ऑयल को डीप वेल से निकाल सकते हैं? क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। पता नहीं, देखते हैं। या अब इस क्वेश्चन से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के पूरे डिफरेंसेस को देख लेंगे आराम से। पहले वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से ज्यादा डिस्चार्ज कैपेसिटी है रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो ये अगर दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पंप को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पंप की बात करें तो एक हाइड्रोलिक मशीन है। पंप क्या है? हमारा एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं पंप। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ हमारा क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप, और यहाँ हमारा आएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पर हमारा आएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो पहले पॉइंट देखते हैं। तो अगर हम रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, तो ये यहाँ पर क्या है? जो आपका डिस्चार्ज है वो स्मूथ है और कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपका डिस्चार्ज क्या है? स्मूथ है, और क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग है, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पर आपको किस तरीके का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है? फ्लक्चुएटिंग है, पल्सेटिंग है। फ्लक्चुएटिंग देखने को मिलेगा और आपको पल्सेटिंग जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलेगा। वहीं पे यहाँ इसकी बात कर रहे थे तो हमारा स्मूथ था और हमारा कॉन्टिन्यूअस था। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा लार्ज डिस्चार्ज को कैरी कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है? यहाँ से हमें कैसा डिस्चार्ज मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा लार्ज डिस्चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें स्मॉल डिस्चार्ज मिलता है। तो एक स्टेटमेंट तो यही पूछा गया था। तो अब स्मॉल डिस्चार्ज किसमें मिलेगा हमें? रेसिप्रोकेटिंग में। लार्ज डिस्चार्ज किसमें मिलेगा? सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं वहां पर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो विस्कस लिक्विड ज्यादा होती है, जहां पर भी विस्कस लिक्विड देखने को मिलेगा, उसको लिफ्ट करने के लिए हमारा सेंट्रीफ्यूगल मस्त है। तो अगर हम लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्ट करने के लिए हाईली विस्कस लिक्विड्स को हम सेंट्रीफ्यूगल के लिए यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल को यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल डिस्चार्ज के लिए, या फिर हमारा जो ऑयल वाले डीप वेल होते हैं, लेस विस्कस लिक्विड जो होते हैं, जैसे कि डीप वेल में से ऑयल्स को निकालने के लिए हमारा रेसिप्रोकेटिंग यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रेसिप्रोकेटिंग किस लिए यूज किया जाता है? लेस विस्कस के लिए, जैसे कि हमारा डीप वेल से हमारा जो डीप वेल है उसमें से डीप वेल से हमारा क्या लेने के लिए? ऑयल लेने के लिए, ऑयल को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम डीप वेल्स। तो वहां से हम करने के लिए इसको यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग को। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा लार्ज डिस्चार्ज
लेसर हेड में ही मिल जाता है। यहाँ पे कैसा डिस्चार्ज मिलता है हमें पता है, लार्ज डिस्चार्ज मिलता है, और कैसा हेड होता है, स्मॉलर हेड में। ये हमें कब मिल जाता है, स्मॉलर हेड में ही हमें लार्ज डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो स्मॉल डिस्चार्ज मिलता है और हाई हेड पे मिलता है। ये कब मिलता है हमें, हाई हेड पर हमें स्मॉल डिस्चार्ज मिलता है। ये इसकी थोड़ी दिक्कत है। वेल अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेशन कॉस्ट हमारी सेंट्रीफ्यूगल की ज्यादा नहीं है और नॉइज भी कम करता है। अगर ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें हम इसकी, अगर ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी ऑपरेशन कॉस्ट है वो ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, तो लो है इसकी ऑपरेशन कॉस्ट, और नॉइज भी नहीं आता है। वहीं पे इसके ऑपरेशन की कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेशन कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है, तो ऑपरेशन कॉस्ट इज हाई और मेंटेनेंस भी हाई है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई है, ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई है, मेंटेनेंस भी हाई है। यहाँ पे क्या ऑपरेशन कॉस्ट भी लो है और मेंटेनेंस भी लो है। बस एक दिक्कत आती है, सेंट्रीफ्यूगल की जो एफिशिएंसी है वो लो है और रेसिप्रोकेटिंग की जो एफिशिएंसी है वो हाई है। ये कुछ हमने चीजें देखी जो डिस्कस किया हमने। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ पे चला गया, एक मिनट, जस्ट स्टेटमेंट में पहुंच रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन की अब बात करें तो अब बोल रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑयल्स फ्रॉम डीप वेल। बिल्कुल सही बात है, इट कैन बिल्ट अप वेरी हाई प्रेशर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल सही थी कि उसने बोला कि डीप वेल से ऑयल को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर। यहाँ गलत हो गया, ये मच ग्रेटर नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो था हमारा, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था हमारी, इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी ज्यादा थी, तो सेंट्रीफ्यूगल का डिस्चार्ज हाई था और जो हेड था वो लो था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत होता है। ये हमारा जो ए है ट्रू है और आर फॉल्स है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम में है, तो ये डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि ये डायग्राम किसका है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एपरेटस का डायग्राम है। इस तरीके से क्या पता चलता है कि डायग्राम को भी मिस नहीं करना है। ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा पता कर सकते थे, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एपरेटस है ये, तो ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैनाल इज अलाइंड रफली एट द राइट एंगल टू द कॉन्टूर ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्टूर्स का जो है राइट एंगल पे कौन सा कैनाल हम लगाते हैं, तो राइट एंगल पे हमारा कौन सा होता है, जो हमारा साइड स्लोप वाला कैनाल होता है वो हमारा राइट एंगल पे होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होता है, जो कॉन्टूर के परपेंडिकुलर होता है वो साइड स्लोप होता है। लेकिन अब हम कैनाल पे पहुंचे, तो कैनाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे हमारे थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हमारे पास होता है एक, ये हमारी रिज है, ये जो हमारा रिज है, तो दोनों साइड जो इरिगेट करता है, जो दोनों साइड, अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा ये रिज है, रिज के दोनों साइड इरिगेट कर रहा है, दोनों साइड इरिगेट कर रहा है, दोनों साइड इरिगेट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, इसको अगर इसकी बात की जाए तो इसको बोलते हैं हम रिज कैनाल, या तो हम इसे बोलते हैं रिज कैनाल, इसे बोला जाता है रिज कैनाल, या फिर इसे बोलते हैं वाटरशेड कैनाल, इसको बोला जाता है वाटरशेड कैनाल। तो ये दोनों ही साइड को इरिगेट करता है। ये क्या करता है, बोथ साइड इरिगेट, ये करता है बोथ साइड इरिगेट। अब अगर हम इसकी बात करें तो और भी क्या खूबी इसमें देखने को मिलती है, तो इसमें हमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्रॉस ड्रेनेज जो वर्क होता है हमारा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है उसकी कोई भी नीड हमें नहीं पड़ती है। वेल ये इकोनॉमिकल है बहुत ज्यादा हमारे लिए, क्या है ये, इकोनॉमिकल है। तो ये सब डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। तो इसे हम बोलते हैं वाटरशेड कैनाल भी बोलते हैं, रिच कैनाल भी बोलते हैं। दोनों ही साइड पे हमें ड्रेनेज देखने को मिलता है, और ये हमारा जो लार्ज हाई पॉइंट होता है वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिकल पड़ता है, तो इकोनॉमिकल पड़ता है ये हमारे को। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉन्टूर कैनाल की, अगर हम बात करें कॉन्टूर कैनाल की, कॉन्टूर कैनाल की बात करते हैं, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टूर कैनाल। कॉन्टूर कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टूर जहां पर होते हैं हमारे, कॉन्टूर जो है उसके पैरेलल जो कैनाल प्रोवाइड करते हैं, सपोज ये कॉन्टूर्स हैं, तो जो हमारे कॉन्टूर्स के पैरेलल प्रोवाइड किए जाते हैं, पैरेलल टू कॉन्टूर्स, तो कॉन्टूर्स के पैरेलल हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्टूर कैनाल को। बेसिकली ये हमारे हिली एरियाज में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, हमारे हिली एरियाज में प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये क्या कर सकता है, बस एक ही साइड को इरिगेट कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वन साइड इरिगेशन। यहाँ पे हमें कितने साइड पे इरिगेशन देखने को मिलता है, हमें वन साइड इरिगेशन देखने को मिलता है, ओनली कैन इरिगेट वन साइड। अब यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली मैक्सिमम ड्रेनेज वर्क देखने को मिलता है। कॉन्टूर कैनाल की बात करें तो मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलता है, मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो इकोनॉमिकल तो नहीं हुआ, क्रॉस ड्रेनेज बनाना पड़ा तो इकोनॉमिकल तो नहीं हो सकता, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है इसमें हमारे को, और हमें मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और की, तो है हमारा साइड स्लोप, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। साइड स्लोप कैनाल की अगर हम बात करें तो ये भी वन साइड इरिगेट करता है। ये क्या करता है, वन साइड ही इरिगेट करता है, वन साइड इरिगेट। लेकिन एक और दिक्कत क्या है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो वन साइड इरिगेट करता है,
और हमें क्या देखने को मिलेगा, कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जैसे हमें रिज कैनाल में या फिर वाटरशेड कैनाल में हमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को नहीं मिला था, उसी तरीके से हमें साइड स्लोप कैनाल में भी कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को नहीं मिला है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है हमारे परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो कॉन्टूर है उसके परपेंडिकुलर, तो कॉन्टूर के परपेंडिकुलर कौन सा कैनाल होता है, तो कॉन्टूर के परपेंडिकुलर अलाइन किया जाता है हमारा साइड स्लोप कैनाल। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो जो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट है और उसके कंपेयर में जो हमारा लेबर का कॉस्ट है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको क्या कहेंगे हम, 1:10 कहेंगे, 1:4 कहेंगे, 1:1 कहेंगे, या 6:10 कहेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज, जो हमारा कॉस्ट ऑफ द लेबर है और जो हमारे कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, इन दोनों के रेशियो को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन है कि 1:10 या 1:4 या 1:1 या फिर 6:10। तो आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है। और जो क्वेश्चन है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।